Hello students, let's start next concept accounting concept कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। क्या होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स? ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे। ठीक है। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम कवर अप करेंगे। Accounting is means of communicating the results of business operations to various parties interested in the interested in or connected with the business, which the owners, creditors, investors, bank and financial institutions, government and other agencies. Hence, it is rightly called as the language of business. Accounting is not only associated with business but also with everybody who is interested in keeping an account of the monetary transactions. Generally, the term accounting refers to financial accounting. Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying, and summarizing transactions of business concerned in a systematic manner. ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, काफ़ी बड़ा है ये मीनिंग था यहाँ पर। अभी इसे हम वापस शॉर्ट में समझते हैं। तो अकाउंटिंग मतलब क्या स्टूडेंट? अकाउंटिंग मीन्स एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस का रिजल्ट, अकाउंटिंग एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बिजनेस का रिजल्ट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ में? जो भी पर्सन इस बिजनेस के रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना। बिजनेस का रिजल्ट हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। किनके साथ में? जो भी लोग इसके साथ में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना। इसीलिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया, ओनर्स, ओनर्स को तो इंटरेस्ट रहता है स्टूडेंट। क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स बिजनेस को माल सप्लाई करता है। इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं बिजनेस में, इसलिए इन्हें भी बिजनेस के रिजल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है बिजनेस को, तो इन्हें भी फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है क्योंकि स्टूडेंट गवर्नमेंट को बिजनेस से टैक्सेस मिलते हैं। ठीक है ना। एंड अदर एजेंसी, इनके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो बिजनेस के रिजल्ट से कंसर्न रखते हैं। ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग को सही मायने में कहा गया कि वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। क्या कहा गया स्टूडेंट? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद बिजनेस बट ऑल्सो विद एवरीबॉडी। अकाउंटिंग खाली बिजनेस से कनेक्टेड नहीं, जैसे आपने देखा कई सारे लोगों से वो कनेक्टेड है, बरोबर। जो भी इसमें इंटरेस्ट है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट रखता है, उन सभी के लिए अकाउंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब हम अकाउंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ करें। ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग कई सारे तरीके की होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ठीक है ना। तो जब आप खाली अकाउंटिंग इन जनरल कह रहे हो तो वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। बाकी की जो टाइप है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। ठीक है। बुक कीपिंग इन अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाई करने का और समराइज करने का ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीके से। ओके। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? पहला, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, भी कॉन्सेप्ट्स क्या है वो आगे आने वाले स्टूडेंट। ठीक है ना। अब तक कॉन्सेप्ट्स क्या है वो चालू नहीं हुआ है। ठीक है। तो जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो जो फाइनेंशियल बिजनेस का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा होगा स्टूडेंट? वो रिलायबल होगा। कैसा होगा? वो रिलायबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। सभी जन एक जैसे कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो सभी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। या कोई बिजनेस एंटिटी एक ही जैसे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, हर साल। नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो जो पर्सन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने अकाउंट्स लिखता है, ठीक है, तो वो मेजर जो जो मेजरमेंट हमें मिलता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्सेप्टेबल होता है स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही अकाउंटिंग की है। प्रॉपरली इंफॉर्मेशन टू ऑल। ठीक है। सभी जनों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है क्योंकि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट सभी जनों को ध्यान में रख के बनाए गए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस। तो जब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फ्रेम करने के टाइम पे कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं, कौन से अजम्पशंस है वो भी हम कवर अप करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो इन्होंने प्रॉपर अजम्पशंस को ध्यान में रख के फिर ये कॉन्सेप्ट फ्रेम किए हुए स्टूडेंट। ठीक है। चलिए देखते हैं अभी।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर एस फॉलो, तो वो कॉन्सेप्ट कौन से स्टूडेंट अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, सबसे पहले जो क्या बोले कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी। द कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट द बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स और द ओनर्स, दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. Hence, the business is liable to owners for the capital contributed by him or her. ठीक है, according to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of the owners are not recorded, but their transactions with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in the books of accounts. It implies that the business itself owns asset and owes liabilities. Example, half of the building is used for business office and other half of the building is used for residential residence of the proprietor. If if the total rent of the building is 50,000, then only 25,000 will be deducted as drawing from the proprietor's capital. तो स्टूडेंट बिजनेस एंटिटी मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी को ध्यान में रख, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस एंटिटी को ध्यान में रख के करते हैं, ना कि ओनर को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है ना। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, ठीक है। तो पूरा जो अकाउंटिंग होता है वो किसी कॉन्सेप्ट से हम किसके नजरिए से देखते हैं, बिजनेस के नजरिए से देखते हैं, ठीक है। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इसीलिए बिजनेस लायबल होता है ओनर को स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट बिजनेस क्या होता है, लायबल होता है, मतलब बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, बर्डन होता है कि ओनर ने जो पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं उसे, वो उसे आज नहीं तो कल वापस देना पड़ेगा। इसीलिए जो कैपिटल होता है ना स्टूडेंट, वो बैलेंस शीट में जो आप सीखोगे आगे, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। कहाँ पे होता है ये, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, मतलब लायबिलिटी मतलब बर्डन, करेक्ट ना। तो बिजनेस का जब बैलेंस शीट बनता है स्टूडेंट, ठीक है, क्या बनता है बैलेंस शीट, उसमें जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी साइड में क्यों होता है, क्योंकि हम बिजनेस को और ओनर को दोनों को अलग अलग कंसर्न कर रहे हैं। अगर दोनों एक होता तो वो लायबिलिटी नहीं होता ना, ओनर जो पैसे ला रहे हो वो हम लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग है। अगर ओनर बिजनेस में पैसे ला रहा है, ठीक है, ला रहा है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है वो पैसे उसे वापस लौटाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। पर्सनल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ओनर के, घर के खर्चे वगैरह, वो सब चीज़ बिजनेस में नहीं लिखे जाते, ठीक है, वो सब चीज़ें बिजनेस में नहीं लिखी जाती। तो बिजनेस में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, बिजनेस में खाली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस वो रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर बिजनेस से कोई पैसे विड्रॉ किए ओनर ने, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो मतलब बिजनेस में कोई पैसे कंट्रीब्यूट किए तब उसकी एंट्री होगी, और बिजनेस से कुछ पैसे निकाले तब उसकी एंट्री होगी। पर्सनल लेवल पे कोई खर्चा अगर किया है ओनर ने तो वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। बिजनेस से विड्रॉ ना करके अपने पर्सनल खर्चे किए हैं ओनर ने तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो स्टूडेंट जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है तो सॉरी, जब पैसे लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब ओनर प्रोपराइटर बिजनेस से पैसे लेके आता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ इज फॉर बिल्डिंग इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। तो एक बिल्डिंग है जहाँ पे आधी चीज, आधी जगह बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जा रही है और आधी जगह रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज की जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हम पूरा रेंट बिजनेस से पे करते हैं, पूरा रेंट बिजनेस से पे करते हैं 50,000, तो स्टूडेंट इसमें 25,000 बिजनेस का एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, और जो बचा हुआ जो पार्ट का हमने पेमेंट किया, पेमेंट तो पूरा 50 किया, बिजनेस का 25 था तो हम बिजनेस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और बचा हुआ जो 25 बिजनेस से पे किया पर्सनल खर्चा, उसे हम ड्राइंग कंसिडर करेंगे और ड्राइंग करके कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो जब बिजनेस ओनर का पर्सनल खर्चा पे करेगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है 25 विल बी डिडक्टेड एज अ ड्राइंग फ्रॉम द प्रोपराइटर कैपिटल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट, पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस और प्रोपराइटर दोनों भी अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट मॉनिटरी मेजरमेंट, दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट
only those transactions which can be expressed in term of money are recorded in the books of account. ठीक है? Since money serves as a medium of exchange, transactions expressed in the money are recorded, and the ruling currency of a country is a measuring unit for accounting. Transactions which do not involve money will not be recorded in the books of accounts. ठीक है? For example, working condition in the workplace, strike by employees, efficiency of the management, etc. will not be recorded in the books as they cannot be expressed in terms of money. It helps in understanding of the state of affairs of the business, as money serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. For example, if a business has 5 computers, 2 tables, 3 chairs, the assets cannot be added to give up full information unless they are expressed in monetary terms. 1,50,000 for computer, 115,000 for tables and 2,500 for chairs, etc. ठीक है ना स्टूडेंट? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट, मतलब जो सारी चीज़ें, ठीक है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मॉनिटरी, क्या बोलते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी की टर्म में क्या किया जाता है स्टूडेंट, रिकॉर्ड किए जाते हैं, मनी की टर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि मनी क्या करता है स्टूडेंट, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जहाँ पे हम हर ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी कंट्री का हम अकाउंटिंग करें उस कंट्री के यूनिट में हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? और जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस। अब वर्किंग कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय लोग ने स्ट्राइक कर दिया तो उससे कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें हम मनी की टर्म में स्टूडेंट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है? विल बी नॉट रिकॉर्डेड हैज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है? It helps in understanding the affair of the business as money serves as a common measure by means of which historians fact about the business are recorded। और स्टूडेंट सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मनी के टर्म में मेजर करते हैं। जब हमारे पास कोई, अगर किसी बिजनेस के पास एसेट्स है तो नंबर ऑफ एसेट्स मैटर नहीं करते, उनकी जो वैल्यू है वो मैटर करती है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एसेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उनकी वैल्यू कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग एंट्री करनी है वो नंबर ऑफ एसेट्स के बेसिस पे नहीं, अमाउंट इन्वॉल्व के बेसिस पे करनी है। ठीक है? मनी इन्वॉल्व के बेसिस पे करनी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड अजम्पशन। ठीक है? मनी मेजरमेंट, सारी चीज़ें जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है? दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर all further accounting। ठीक है? It does not mean that the asset will always be shown at cost. It is recorded at cost at the time of its purchase, but it's systematically reduced in the book's value by charging depreciation। ठीक है स्टूडेंट? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि जो एसेट्स होते हैं स्टूडेंट वो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट डू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? जो कॉस्ट में हम एसेट को परचेस करते हैं स्टूडेंट, जो कॉस्ट में हम एसेट को परचेस करते हैं उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है? और यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि जो एसेट हमने परचेस किया वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड होकर रह जाएगा। हम क्या करेंगे, हर साल उस एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे स्टूडेंट। कोई भी कैपिटल एसेट जब हम खरीदते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसे हम पीएनएल में ना लिख के एसेट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समय तक चलने वाली है। ठीक है ना? तो जितना समय वो चलने वाली है अकॉर्डिंगली हमें हर साल उसे क्या करना चाहिए, डेप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना? मान लो कोई एसेट है जो 4-5 साल चलने वाला है, कि एग्जाम्पल देख लेते तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना? तो कैपिटल जो हम एसेट खरीदते हैं स्टूडेंट वो भी हमारा एक्सपेंडिचर, बट क्योंकि वो पूरे एक साल में यूटिलाइज नहीं होने वाला है इसलिए हम जितना भी यूटिलाइज हो उसे हम डेप्रिशिएट करके पीएनएल में लिखते हैं। एसेट की वैल्यू स्लोली स्लोली हम रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्नीचर इज परचेज फॉर ₹3 lakh एंड द सेम कॉस्ट हैज बीन recorded in the books in case the market value goes to 1 lakh
और 1,50,000 इट विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, तो हमने कोई एसेट परचेज किया स्टूडेंट, और बाद में एसेट परचेज करने के बाद में अगर उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है, कीमत कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम उतना वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, 1 लाख या 1,50,000, क्योंकि ये जो छोटे मोटे चेंजेस आते हैं स्टूडेंट, उसे हम कंसीडर नहीं करते फिक्स एसेट के केस में। ठीक है ना, फिक्स एसेट के केस में छोटे मोटे चेंजेस हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो एसेट हम लंबे समय तक यूज़ करने वाले हैं। तब तक क्या कंडीशन होगी पता नहीं, इसलिए हम ये जो गिरावट आई 3 लाख से, जो कीमत है 1 लाख या 1.5 लाख हो गई, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। जितना भी एक साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा स्टूडेंट 3 लाख पे, वो हम इससे रिकॉर्ड करेंगे खाली। ठीक है ना, चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, any policy adopted for accounting should be continuous or continu- consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. However, it does not stop any improvement of new technique, but that should be disclosed with a note. ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं, इसके पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे थे बरोबर। कौन से कॉन्सेप्ट थे वो? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे हमें कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। कॉन्सेप्ट में चेंज करना है, टेक्नोलॉजिकल चेंज में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं। ठीक है, न्यू टेक्निक वगैरह को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, कुछ चेंजेस आया है तो हमें चेंज करना भी पड़ सकता है, सर्कमस्टेंस की डिमांड करने पर हमें जो कंसिस्टेंसी है उसे ब्रेक करके कुछ नया कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बट अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, कंसिस्टेंसी हम नहीं रखते हैं, अकाउंटिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसकी में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, तो उसे हमें डिस्क्लोज करना होगा नोट की तौर पे। ठीक है, एक नोट लिखना होगा अलग से, उस फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज किया हुआ है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ करने के स्टूडेंट बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम किसी, क्या बोलते हैं, तरीके से कन्वीनियंट नहीं है, हमें कोई तरीका ठीक नहीं लग रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमें उसे नोट के तौर पे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ कंपनी अडॉप्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन on fixed asset for the beginning till the end of the estimated life of the asset। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, कंपनी ने अडॉप्ट किया मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट सॉल्व करने के, एक तो होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा यहाँ पे लिखा नहीं है, दूसरा होता है SLM। सॉरी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही SLM कहते हैं। ठीक है, ये जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर दूसरा जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं WDV। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर कोई फर्म SLM मेथड फॉलो कर रहा है, SLM कहो या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहो, ये मेथड अगर फॉलो कर रहा है, ठीक है, और बाद में उसे लग रहा है ये मेथड जो है डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना, डेप्रिसिएशन का ये जो मेथड है वो ठीक नहीं है, तब वो दूसरा मेथड एक्सेप्ट कर सकता है। बट उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि मैं पहले SLM मेथड यूज़ कर रहा था, अब मैं WDV मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी आप मेथड फॉलो करो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, अगर आप चेंज करते हो तो उसे नोट के थ्रू डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वी हैव टू एंटिसिपेट no profit but provided for all possible losses. It encourages the certain secret reserve by making excess provision to prevent losses. ठीक है, the income statement may show lower income and the balance sheet overstated the liabilities and understated the asset. This policy of recording is asking the accountant to play safe while writing the accounts। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल भी देख लेते फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते। कंपेरेटिवली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, बट वाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स वैल्यू ऑफ 25,000 विल बी कंसिडर्ड बीइंग द लोएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल भी देख लिया, अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट समझते, फिर वापस एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जब आप बिजनेस में एंट्री जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो एंटिसिपेट
प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, ठीक है, एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉसिबल लॉस हो सकता है तो उसे आप रिकॉर्ड करो। आगे जाके आप देखोगे कुछ एंट्रीज आएगी जहाँ पे लिखा होगा कि कुछ कस्टमर ऐसे, जैसे बिजनेसमैन को लग रहा है कि कुछ कस्टमर ऐसे जो पैसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट्स, कि जो पैसे मिलने वाले डेब्ट्स जो मिलने वाले वो डाउटफुल है, मतलब मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। तो अगर ओनर को ऐसा लग रहा है कि पैसे कुछ डूब सकते हैं, भले डूबे नहीं है, भले सिर्फ लग रहा है, तो भी उसे क्या कर देना चाहिए, उसके लिए एंट्री रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लॉसेस होने वाला है। बट उसे अगर लग रहा है कि भाई प्रॉफिट होने वाला है कोई ट्रांजेक्शन से, ठीक है, तो उसे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तब तक उसे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते, बट हमें लग रहा है कि कोई लॉसेस हो सकता है तो उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी ऐसा करने से क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा करने से सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। अभी सीक्रेट रिजर्व्स होते क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो एक्सपेंस नहीं था उसके लिए भी हमने एंट्री पास कर दी। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पॉसिबल लॉस है तो रिकॉर्ड कर दो। तो मैंने अगर लॉस की एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो क्या हो गया स्टूडेंट, अननेसेसरी मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अननेसेसरी मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होना मतलब रिजर्व क्रिएट होना, ठीक है ना। और रिजर्व सीक्रेट रिजर्व है, ठीक है ना, ये रिजर्व कैसे हो गया, सीक्रेट रिजर्व कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अननेसेसरी उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है, लॉसेस को रिकॉर्ड करके, जो हुए नहीं वैसे लॉसेस को रिकॉर्ड करके मैंने प्रॉफिट को कम कर दिया, ठीक है। बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉस, ठीक है, ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करके मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दूंगा। ऐसे करने से क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे करने से जो इनकम होता है वो कम हो जाता है, बरोबर। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, अगर आप अननेसेसरी लॉसेस को रिकॉर्ड करें तो आपका इनकम कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनकम साइड में। अब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लायबिलिटी, लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी स्टूडेंट, लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ ऐसी होगी कि आपने रिकॉर्ड कर दिया कि भाई फलाने आदमी को कुछ देना, मुझे एक्स पर्सन को मुझे क्या करना, कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, क्योंकि लॉस हो गया। कोई वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम करता था, उसे लग गई, अब वो कॉम्पेंसेशन डिमांड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इतना मेरा नुकसान हो सकता है। तो वैसे केस में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, लॉस को रिकॉर्ड कर दूंगा, साथ में दिया नहीं मैंने पेमेंट, कॉम्पेंसेशन देना बाकी होगा तो मुझे उसे लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी कोई भी चीज़ मैं अननेसेसरी रिकॉर्ड करूंगा लाइबिलिटी के तौर पे, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ओवरस्टेट हो जाएगी, ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। एंड अंडरस्टेट द एसेट, अंडरस्टेट द एसेट मतलब एसेट को कम रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया डेटर का, ठीक है। डेटर्स, मैंने कुछ गुड्स बेचे कस्टमर को, अब मुझे लग रहा है कि वो फलाना जो कस्टमर है वो मुझे पैसे नहीं देगा, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा में से वो वैल्यू जो है, जो नहीं मिलने वाला है, जो डाउट है मेरे को, उसको मैं लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो वो अंडरस्टेट हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो है मैं बात कर रहा हूँ आपको आगे जाके धीमे धीमे क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब आपका पूरा चैप्टर जब हो जाएगा या फिर 11 जब खत्म होने आएगा, तो एक बार वापस ये चैप्टर पढ़िए, अगर आप सीए या सीएस करने की सोच रहे हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी कवर्ड हो गए, ठीक है। सीए सीएस आईसीडब्ल्यू सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये सब कॉन्सेप्ट वापस आते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ जब आपका 11th खत्म हो जाएगा तो एक बार ये चैप्टर जरूर देखिए, काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। दिस पॉलिसी, और तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ, ऐसा करके जो अकाउंटेंट है वो सेफ प्ले करता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू इफेक्टिव में वो 25,000 है, ठीक है। कितने में रिकॉर्ड किया हमने, 25,000 में रिकॉर्ड किया। और आगे दिया था कि जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस उसका 35,000 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 35, भले वो हमें 35 में गिरा है, हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में हमें वो 35,000 में गिरा है, बट क्योंकि मार्केट की वैल्यू कम हो गई स्टूडेंट, क्या हो गई, मार्केट की वैल्यू कम हो गई है, तो वो केस में हम क्या करेंगे, कम वाला वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे सर ऊपर तो आपने बोला था फर्नीचर के एग्जाम्पल में कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जो कॉस्ट है वही रिकॉर्ड करना है। अरे स्टूडेंट, ये जो एसेट था वो फिक्स्ड एसेट था, क्या था, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट के लिए छोटे मोटे बदलाव एक्सेप्टेबल नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक तो क्या हमारा एवरीडे चेंज होता है। तो ऐसे एसेट को मैं करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, दोनों में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिक्स एसेट में ये क्या बोलते हैं, कन्वर्जेटिज्म कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, बट करंट एसेट की केस में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यूज होता है। और मार्केट प्राइस अगर कम हो गया है तो हमें वो कम वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। भले कॉस्ट प्राइस मेरा 35,000 था, बट मैं रिकॉर्ड 25 ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सेफ प्ले करना है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है, ठीक है।
तो ये एक और कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग लिखने का, ठीक है, जो कि है कंजर्वेटिज्म। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा गोइंग कंसर्न। क्या है स्टूडेंट? गोइंग कंसर्न मतलब जब हम अकाउंट लिखते हैं स्टूडेंट, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कल बंद नहीं होने वाला, ठीक है ना, आने वाले कई सालों तक ये हमारा बिजनेस है, कंटिन्यूटी चलता रहेगा। क्यों ऐसा अजम्पशन करते हैं? क्योंकि जब बिजनेस बंद होने आता है स्टूडेंट, तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस अकर होता है, ठीक है ना, वो आप हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न मतलब जब हम अकाउंट्स लिख रहे हैं तो हमें ये समझ के लिखना है कि हमारा जो बिजनेस है वो कई सालों तक यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। इट इज़ द बेसिक अजम्पशन, जैसे था वहाँ पे, इट इज़ द बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस टू फॉर फ्यूचर, ठीक है। Going concern concept influence accounting practices in relation to valuation of assets and liability, ठीक है। Depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenue. For example, assets are generally valued at historical cost, जैसा भी हमने देखा, any increase or decrease in the value of asset in the short period is ignored, करेक्ट। हमने देखा था ये केस में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के केस में, कि फिक्स एसेट के केस में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसे हम इग्नोर करते हैं। और कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट में देखा, जो करंट एसेट है, ऐसे एसेट जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, तो उनमें कुछ बदलाव होगा करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो हम फटाक से कर देते, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट में देखा था, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न में ये लिखा हुआ है कि जब हम बिजनेस को गोइंग कंसर्न समझ के चलते हैं, ठीक है, तो उसके नॉर्मल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। बट तो यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिस इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जितने भी एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिजनेस को गोइंग कंसर्न कंसीडर करके करते हैं। अगर हम बिजनेस को गोइंग कंसर्न कंसीडर नहीं करें, तो जितने भी एसेट और लायबिलिटी है करंट एसेट की तरह, उन्हें भी मुझे करंट मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कम हो गया तो भी, ठीक है ना। तो ये था हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है। सेवेंथ, रियलाइजेशन। अभी ये नया कॉन्सेप्ट है। टोटल इस तरीके से आपको टोटल 11 कॉन्सेप्ट, 11 नहीं सॉरी 12 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको कवर अप करना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सेवेंथ कॉन्सेप्ट के ऊपर, रियलाइजेशन, ठीक है। इनकम इज रिकॉर्डेड only when it is realized, that is either it is received or earned. Revenue are recorded only when sales are affected or the service are rendered, ठीक है। Sales revenue are considered as recognized when the sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. Okay, एग्जाम्पल भी देख लेते स्टूडेंट। Example, a company gets an order for sale of goods rupees 1 lakh in May 2017. Goods of only 60,000 are sold and delivered in June 2017. ठीक है, cash received is 60,000 in September 2017. As per the principle of realization, sales is to be recorded in June 2017. सिंपल सी कॉस्ट क्या बोलते हैं, रिलेशन का सिंपल सा फंडेशन कंजर्वेटिव जैसा ही है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि लॉसेस होगा तो रिकॉर्ड करो, इनकम जब इनकम लग रहा है होने वाला तो रिकॉर्ड मत करो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एक ऑर्डर मिला स्टूडेंट, क्या मिला? ऑर्डर मिला। कब मिला? May 17 को ऑर्डर मिला, मतलब इनकम हो गया, ऐसे जरूरी है क्या? नहीं, जब तक हम गुड्स सप्लाई नहीं करते आगे वाली पार्टी को, तब तक हम इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऑर्डर मिलने पे हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हम गुड्स डिलीवर नहीं कर देते, ठीक है ना। भले पैसा मिले नहीं मिले वो बात की बात है, ओके। तो हमें इनकम कब रिकॉर्ड करना है? जब वो रियलाइज होगी। रियलाइज मतलब जब हम गुड्स बेच देंगे। ऑर्डर मिलने पे हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑर्डर मिलने पे इनकम रियलाइज हुए ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड्स नहीं भेज रहे तब तक इनकम रियलाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी चलिए समझते हैं। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज, दैट इज आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। आइदर वो हमें मिल चुका है पैसा, या फिर हमने अर्न कर दिया। अर्न कर दिया मतलब गुड्स डिलीवर कर दिया। रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब सेल्स होगा। ऑर्डर मिलने पे नहीं रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट, या फिर सर्विस हम दे देंगे तभी वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर मिलने पे, सर्विस की ऑर्डर मिलने पे हम इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड। सेल्स रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हम सेल्स कर देंगे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, भले कैश मिला कि नहीं मिला उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कवर अप हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये और कंजर्वेटिज्म एक जैसे कनेक्टेड है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एक्रूअल? चलिए देखते हैं।
Income is recorded when it accrue, that is earned, and expenses are recorded when they are accrue, ठीक है, become payable. All expenses and revenue related to the accounting periods are to be considered irrespective of the fact that revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. ठीक है, एग्जाम्पल चलिए देखते हैं फटाफट. अ कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 lakh with a bank for 1 year on 1st of October 2015. Bank has to pay interest at 10% per annum on maturity, that is 30th September 2016. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप इनकम को रिकॉर्ड करो और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो. कब करो? जब वो एक्रू होगा. एक्रू का मतलब क्या स्टूडेंट? सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा. जब आप ऑटो रिक्शा में बैठते हो स्टूडेंट, तो आप देखते हो कंटिन्यूसली मीटर जो होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है ना. कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहता है. तो आप क्या ऑन द स्पॉट पे करते रहते हो क्या? नहीं, आप उतरने के बाद में पे करते हो, ठीक है ना. तो जब आप ऑटो में बैठे हो तो वो एक्रू हो रहा है, ग्रो हो रहा है. एक्रू मतलब ग्रो हो रहा है. बट ड्यू कब होगा? जब आप ऑटो से उतरोगे. ठीक उसी तरीके से कई सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो एक्रू होते रहते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होते हैं? ड्यू होते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया स्टूडेंट, वही एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ. 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया? बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए. बैंक में पैसे क्या किए? इन्वेस्ट किए. 1 लाख रुपीज़ में डिपॉजिट करता हूँ, और वो मुझे इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? 30th सितंबर को मिलने वाला है, अगले साल मिलने वाला है. अक्टूबर को पैसे डिपॉजिट किया. हमारा एंट्री कब, अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 को. कब क्लोज होता है? 31 करेक्ट ना. तो 31 तक भी हमने कुछ इंटरेस्ट तो अर्न तो किया होगा. जैसे ऑटो का एग्जांपल दिया था मैंने, तो 31 तक इंटरेस्ट जो भी मैंने अर्न किया है वो सभी के सभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, भले वो मुझे नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना. इनकम एक्रूड हो गया ना, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है. ठीक उसी तरीके से एक्सपेंस का भी होता है स्टूडेंट. कोई अगर एक्सपेंस हमने पे नहीं किया है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे. ये कॉन्सेप्ट होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट. तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपने इनकम अर्न कर लिया है या आपने एक्सपेंडिचर कर लिया है और आपने पे भले नहीं किया, उसे आप क्या करो? रिकॉर्ड करो. ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट. तो अकाउंटिंग एंट्री का आपने देखा, या फिर देखोगे आगे अकाउंटिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो. ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. जैसे कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हेड और टेल. उसी तरीके से हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. ठीक है, चलिए इसे समझते हैं. According to this concept, every transaction or event has two aspects, that is dual effect. For example, when Akshay started a business with cash rupees 5 lakh on one hand, the business is getting cash of rupees 5 lakh, and on the other hand, a liability arises, that is, a business has to pay Akshay a sum of rupees 5 lakh. This concept, which recognizes the fact that for every debit there is corresponding and equal credit. This is the basis of the entry system of double entry bookkeeping. For this concept, the basic accounting equations arises, that is कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट. ठीक है ना. ये कॉन्सेप्ट के, ये इक्वेशन के बेसिस पे स्टूडेंट आगे वाले चैप्टर्स में आपको सम्स भी देखने मिलेगी. ठीक है, सेकंड चैप्टर में ये इक्वेशन के बेसिस पे कुछ सम्स भी हो गए. आपको याद रखना है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, जब कभी ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में 5 लाख लेके आए, तो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें दो चीज़ें दिखाई देगी स्टूडेंट. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दो चीज़ें हमें दिखाई देगी. जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है तो पहली चीज़ क्या दिखाई देती है कि बिजनेस में पैसे आ रहे. क्या आ रहे स्टूडेंट? बिजनेस में पैसे आ रहे, बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, दूसरा चीज़ क्या दिखाई दे रहा है कि लाइबिलिटी अराइज हो रही है. तो अगर बिजनेस को किसी ने पैसे दिए है, ठीक है ना, बिजनेस को अगर किसी ने पैसे दिए, बिजनेस की जिम्मेदारी ना उसे वापस लौटाने की. ये हमने कहाँ पे पढ़ा था स्टूडेंट? ये हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में. कहाँ पे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में. कि अगर बिजनेस को कोई पैसे देगा, ठीक है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी उसे वापस रिटर्न करने की, भले वो ओनर के कोई भी हो स्टूडेंट. तो अगर ओनर भी अगर बिजनेस में पैसे लेके आए तो बिजनेस की जिम्मेदारी वो उसे वापस लौटाने की. ठीक है ना. और ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये अकाउंटिंग इक्वेशन और आपको क्लियर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर क्या कहता है? द अकाउंट्स
the account must disclose all material informations. The accounting report should disclose full and fair informations to the related parties. The financial positions and the performance should be disclosed very honestly to all the users. The financial positions means the balance sheet of the business, and the financial performance means the business result. ठीक है, or in term of profit and loss and income and expenses in profit and loss account. ठीक है, all the information disclosed should be relevant, reliable, comparable and understood by all the concerned authorities. ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्लोजर में। द अकाउंट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब क्या, ऐसे इन्फॉर्मेशन जिससे डिसीजन चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसके पता चलने पे हम हमारा डिसीजन चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टी। जिस भी पार्टी को चाहिए रहेगा, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं वो कई सारे लोगों के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, तो जिस पार्टी के लिए भी यूज़फुल है उसे फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस जो है शुड बी डिस्क्लोज वेरी हॉनेस्टली टू ऑल यूजर। जो फाइनेंशियल पोजीशन है मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, अपने एसेट और लायबिलिटी, और परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वो हॉनेस्टली सभी यूजर को हमें बताना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एंटिटी को बताना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या स्टूडेंट, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है, कितनी चीज़ें बिजनेस को बिलोंग करती है और बिजनेस को कितनी चीज़ें दूसरों को देनी है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में कवर होती है, जो आपको लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट में पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या स्टूडेंट, दोनों वर्ड को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस रिजल्ट। ठीक है ना, बिजनेस रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हुआ। ठीक है ना, इनकम या एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं बिजनेस में। ओके, द ऑल द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब काम में आनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे लायक होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंट कोई कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उसको कंपेयर भी कर सकते, कंपेरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना, सभी जन उसे इजीली समझ सके, ऐसी क्या होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है हमारा मटेरियलिटी। ठीक है, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है मटेरियलिटी, वो हम देखते हैं। जस्ट मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में ही बताया मटेरियलिटी क्या होती है। ठीक है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आया था डिस्क्लोजर के टाइम पे। ठीक है, चलिए वापस समझा देता हूँ। मटेरियलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स विच माइट influence the decision of the user of the financial statement. ठीक है, hence any items which are not significant and is not relevant to the user need not be disclosed in the financial statements. This principle is basically an exception to the full disclosure principle. The term materiality is subjective in nature. Materiality depends on the amount involved in the transaction, size of the business, nature of information, requirement of the person making decision, etc. And items material to one person may be immaterial to another person. तो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है। मटेरियलिटी मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस मतलब चेंज कर सकती है, हमारे डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन पता चलने पे। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो ऐसी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये डिस्क्लोजर के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। डिस्क्लोजर क्या कहता है, हमें सारे कॉन्सेप्ट को हमें बताना चाहिए, बट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, खाली जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के थोड़ा अगेंस्ट है। मटेरियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। हो सकता है मेरे लिए जो मटेरियल है वो दूसरों के लिए इमटेरियल हो। ठीक है ना, तो
जो पर्सन अर्न नहीं करते स्टूडेंट उनके लिए 500 भी क्या होगा, मटेरियल होगा, 500 रुपये मिल गए। ठीक है, बट जो पर्सन अर्न कर रहा होगा अच्छा खासा, तो उसके लिए 500 कुछ मायने नहीं रखते होगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है जो मटेरियलिटी है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, मटेरियलिटी डिपेंड अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। मटेरियलिटी डिपेंड करता है कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस की साइज क्या है, छोटा बिजनेस है तो छोटा अमाउंट भी बड़ा होगा, अगर बड़ा बिजनेस है तो नॉर्मल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा अमाउंट। ठीक है ना, 5000 का एग्जांपल लेते हैं, 5000 छोटे बिजनेस के लिए काफ़ी बड़ा होगा, बट वही 5000 बड़े बिजनेस के लिए नॉर्मल होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर मटेरियलिटी डिपेंड करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन मेकिंग डिसीजन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मटेरियलिटी के मतलब मटेरियलिटी जो है वो डिफर करेगा, क्योंकि वो कैसा है, सब्जेक्टिव इन नेचर है। ठीक है, एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, ओके, तो स्टूडेंट लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड्स आर मैच विथ एक्सपेंसेस incurred during that period to earn the revenue during that period. ठीक है, this concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixed the fix the time frame of measuring the performance and determining the financial status. ठीक है, all expenses during the period are not considered, but only expenses related to the accounting period are considered. ठीक है, on the basis of this concept adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. Also, during provisions also due provisions are made for depreciation of fixed asset, bad debts, etc. relating to the accounting period. Thus, it matches the revenue earned during an accounting period with the expenditure incurred during that period to earn the revenue before the sharing of any profit or losses. ओके स्टूडेंट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का, समझो दो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ओके, ये हमारा फर्स्ट पीरियड और ये हमारा सेकंड पीरियड। ओके, दो अलग अलग मैं पीरियड ले लिए यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर कोई इनकम आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो, कोई इनकम आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो और कोई एक्सपेंडिचर आप यहाँ पे इनकर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, तब ट्रीटमेंट क्या देखना है, देखो वापस समझाता आपको, पढ़ते ही समझाता रहता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है समझो, तो ये टाइम पे मैं जितना भी रेवेन्यू अर्न करता हूँ, ठीक है, ये टाइम पे मैं जितना भी रेवेन्यू अर्न करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है, तो ये टाइम पे मैं जितना भी रेवेन्यू अर्न करता हूँ, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग, एक मिनट, according to this concept, revenue during the accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. तो ये पीरियड में मैं पर्टिकुलर को इनकम अर्न करता हूँ, तो कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता हूँ इसी पीरियड में वो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इनकम अगर हमने अर्न नहीं किया तो भी रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस हमने अर्न नहीं नहीं पे किया तो भी इसे रिकॉर्ड करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। और पीरियोडिसिटी मतलब टाइम, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट और टाइम कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट में कवर्ड होते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फिक्सेस द टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम फिक्स करता है फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट लॉस या जो भी अमाउंट है वो मेजर करने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, हमने एडवर्टाइजमेंट करवा दिया 2 साल का, ठीक है, कितने साल का, 2 साल का, मैंने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर दिया 2000 रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 1000 ही करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि पीरियोडिसिटी क्या करता है, फिक्स द टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, तो ये टाइम पे कितना खर्चा हुआ वो उतना मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटस। ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड, सारे एक्सपेंस हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2000 मैंने पूरा खर्चा किया बट पूरा 2000 में कंसिडर नहीं करूँगा, बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। तो खाली अकाउंटिंग पीरियड से कनेक्टेड कितना खर्चा था, सिर्फ 1000, वही मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जैसे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एंड एक्रूड एंड अनअर्न रेवेन्यू भी कंसिडर हम करते हैं। ऑल्सो ड्यू प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन। और हम ये जब चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन एसेट, अगर हमने पूरे साल खरीदा हुआ है, पूरे साल फर्नीचर यूज़ किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर हमने इन बिटवीन कोई एसेट खरीदा है, तो जितना पीरियड हमने यूज़ किया एसेट को, उतने ही टाइम का हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, सॉरी एक मिनट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, बैड डेप्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड में इतने यूज़ किया तो इतना ही हम यूज़ करेंगे। थस इट मैचेस द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैन अकाउंटिंग पीरियड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू बिफोर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो जितना हमने रेवेन्यू अर्न कर किया है उससे रिलेटेड एक्सपेंस ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ में हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन या प्रिंसिपल जो है वो हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप इसे आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।